हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष ईश्वरदास अग्रवाल है। मैं पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट नांदेड़ महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा टॉपिक इन्फेंटाइल कोलिक, इस पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आशीष अग्रवाल, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस यूट्यूब चैनल में हम बच्चों के बिहेवियर प्रॉब्लम, जैसे बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा पढ़ता नहीं है, पेरेंटिंग के ऊपर काफ़ी टॉपिक्स डालते हैं। और जो टीनेजर्स है उनके लिए, जैसे प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो क्या करना चाहिए, बच्चे काम को टालता है तो उसको कैसे हैंडल करें, इस तरह के टॉपिक्स हम डालते हैं। और अलग अलग बच्चों में बीमारी जो देखी जाती है उसके बारे में हम आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इस चैनल डॉक्टर आशीष अग्रवाल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इन्फेंटाइल कोलिक इज ऑल्सो नोन एज बेबी कोलिक। कोलिक मतलब बच्चा काफ़ी रोता है। जनरली बिनाइन सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है। जनरली ये 2 हफ्ते से 4 महीने के बच्चों के बीच में देखी जाती है। ज़्यादातर बच्चे पहली बार दुनिया, मतलब जब मदर प्राइमी होती है, जब माँ पहली बार बनती है, उनके बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो प्रॉब्लम काफ़ी कम देखे जाते हैं, जो आगे आपको समझ नहीं आएगा क्यों ऐसा होता है। और जब बच्चा जब रोता है तो नेचुरल सी बात है, घर में डिस्ट्रेस, घर में परेशानियाँ, ये सब चीज़ें तो होनी ही है। तो हमें डिफाइन करना है इन्फेंटाइल कोलिक। जनरली जैसे मैंने कहा 2 हफ्ते से 4 महीने के बीच में दिखाया जाता है। बच्चा दिन में 3 घंटे या 3 घंटे से ज़्यादा रोता है, और हफ्ते में 3 दिन ऐसे निकलते हैं जब बच्चा ऐसा कंटिन्यू 3-3 या 3-3 घंटे से ज़्यादा रोता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चा रात रात भर रोता है, और उससे भी आगे की स्टेप हो सकती है कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन और रात दोनों टाइम काफ़ी रोते हैं। इससे फैमिली में डिस्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले ये समझना है कि ये बीमारी नहीं है, बिनाइन कंडीशन है, और आप अकेले नहीं है इस दुनिया में। जैसे मैंने कहा 10-30% इस बीमारी से बच्चे परेशान होते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है? एक्सेसिव क्राइंग, बहुत ज़्यादा बच्चे रोते हैं। जब बच्चे रोते हैं तो उनको संभालना काफ़ी मुश्किल जाता है। उनके चेहरे लाल हो जाते हैं, आंखें ऐसे खड़े होकर देखते हैं। उनके रोने की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आप तो परेशान होते हैं और आपके आस पड़ोस 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 वाले भी लोग परेशान होते हैं। बच्चा रोते कैसा, मुट्ठी पकड़ के रोता है। कभी कभी वो नीज़ अपने पेट पे लेकर रोता है, और उसके पेट में गैसेस हमें फील होता है कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा गैसेस है। कभी कभी इस बीमारी में वोमिटिंग भी देखी जाती है। कुछ बच्चे उल्टी करते हैं, कुछ बच्चे संडास पतली करते हैं, और कुछ बच्चे 3-3 4-4 दिन संडास नहीं करते। इस बीमारी के साथ ये सब चीज़ें देखी जाती है। और इसके अलावा भी एक चीज़ देखी जाती है, बच्चे पेशाब या संडास करने के पहले काफ़ी रोते हैं। तो इसका डायग्नोसिस कैसा करना है? जनरली डायग्नोसिस हिस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया, ये सब सिम्टम्स हम देखते हैं। आप जब डॉक्टर के अपने डॉक्टर के जाके सिम्टम्स बताएंगे तो डॉक्टर को डायग्नोसिस करने में आसानी जाएंगे। लेकिन सिर्फ हिस्ट्री पे डायग्नोसिस नहीं हो सकता है, इसके अलावा आपको एग्जामिनेशन भी लगेंगे। लेकिन जनरली इस तरह के प्रॉब्लम में कोई भी प्रकार के इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती। हाँ, कभी कभी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है जब बच्चा कंटिन्यू रो रहा है, या डॉक्टर को और कोई बीमारी सस्पेक्ट होती है, तब वो सोनोग्राफी आपसे करा सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? प्रिवेंटिव एंड सिम्टोमेटिक। प्रिवेंटिव मतलब प्रिवेंट करना है, और सिम्टोमेटिक जब ये परेशानी चालू हो चुकी है तो उसको अपने हैंडल करना है। तो सबसे पहले प्रिवेंशन में क्या करना चाहिए? मम्मी, जैसे मैंने कहा, प्राइमरी मदर में ये ज़्यादा देखा जाता है। तो ऐसे मदर्स ने गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसे बच्चों ने, मदर्स ने, तेल मसाले तिखट नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जैसे अंगूर, मैंगो, वाटरमेलन, ऑरेंजेस, लेमन, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ओनियन, गार्लिक, टमाटो भी अवॉइड करना चाहिए, और चाइनीज़ प्रोडक्ट को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगा, आप एक बुक बनाइए और बुक में लिखिए आज आप क्या खा रहे, और नेक्स्ट डे बच्चा कितने घंटे रोता है। अगर आपको लगता है कि ये खाने के बाद दिन भर नेक्स्ट डे बच्चा कम रोता है, तो उस प्रकार के डाइट पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। लेकिन ये सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना जरूरी है। दूसरा प्रिवेंटिव मेजर है फीडिंग टेक्निक। फीडिंग टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मैं सभी मदर्स को ये कहता हूँ कि बच्चों को दूध बैठ के पिलाना है, कभी सो के नहीं पिलाना है। दूध बैठ के पिलाइए, स्ट्रेट बैठिए। बैठने बच्चे को आप अपने एक साइड का नी जॉइंट को ऊपर लीजिए, और बच्चे की पोजीशन ऐसे दीजिए जैसे ये ऐसा। बच्चा आपका यहाँ होना चाहिए और हाथ ऐसा नीचे जाना चाहिए। आपको लगता है कि आप इस तरह से नहीं रख पाएंगे, तो आप अपने नी जॉइंट को ऊपर लेने के लिए नीचे पिल्लो रख सकते हैं, ताकि आपके पैर और हाथ दुखे नहीं। बच्चे को, जैसे आप ये फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि बच्चा कैसे उसकी मम्मी ने ली है। उसके अलावा बच्चे के ईयर, शोल्डर और हिप एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, और बच्चे को माँ के छाती के नज़दीक लेके जाना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, माँ को 4 उंगली नीचे और 1 उंगली, 4 उंगली नीचे और 1 उंगली ऊपर रख के ऐसा सी टाइप बना के छाती को पकड़ना है, और नीचे का निप्पल जो होता है माँ का, वो बच्चे के नीचे के होंठ पर लगाना है। जैसे आप नीचे के होंठ पे लगाते हैं, बच्चा मुंह खोलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ रहा है कि आपको निप्पल नहीं पिलाना है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक बच्चा, ये जो राउंड डायग्राम दिख रहा है, ये नहीं पिलाना है आपको। निप्पल के साथ जो पीछे का जो एरोला है, काला हिस्सा है, वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुंह में डालना है, ताकि बच्चा गैस ना उड़ सके। क्योंकि जब बच्चा दूध पीता है और अगर वो सिर्फ निप्पल पिएगा,
निप्पल को खींचेगा तो उससे क्या होता है कि उसकी जो बाजू की जगह है वो काफ़ी खुली होती है, और जब दूध खींचेगा तो हवा भी खींचेगा और हवा उसके पेट में जाएगी। तो दूध पिलाने के बाद आपको बर्प करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बर्पिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन्फेंटाइल कोलिक में। तो आपको बर्प करना है, 4 से 6 महीने की उम्र तक बच्चों को करना है। कैसा करना है, बच्चों को ऐसा पोजीशन पे लेना है, उसकी जो चीन है आपके शोल्डर पे रखना है। उसके बाद एक हाथ से उसका हेड और शोल्डर रखना है और दूसरे हाथ से उसके पैट को आपको जेंटल टैप करना है या रब करना है। अगर हम इस तरह से करते हैं 10 से 15 मिनट, जब तक वो डकार नहीं लेता है तब तक आप करते, तो उसके जो पेट में एक्सेस गैस है वो गैस बाहर आ जाएंगी और इन्फेंटाइल कोलिक गैस के प्रॉब्लम काफ़ी कम होंगे। इसके अलावा तीसरा कारण होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। आपको लगता है कि स्ट्रेस और ये कोलिक का क्या संबंध है, बट साइंटिफिकली काफ़ी प्रूवन हो चुका है कि प्राइमरी मदर में क्यों देखा जाता है, क्योंकि पहली बार जब माँ बनती है तो कोई भी औरत माँ बनती है तो काफ़ी स्ट्रेस में होती है, तो इस वजह से प्राइमरी मदर्स में ज़्यादा देखा जाता है। तो मदर्स में स्ट्रेस आने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, अगर बच्चा बीमार है तो मदर में स्ट्रेस आ सकता है, पहली बार जब माँ बनती है तब आता है। अगर बच्चा बहुत सालों बाद हुआ तो होता है। कभी कभी बच्चों को एनआईसीयू में रखना पड़ता है, बच्चा ज़्यादा बीमार होता है, जब घर आता है तो माँ स्ट्रेस में आ जाती है। अगर बच्चे, जैसे हमारे देश में जनरली हम क्या करते हैं, डिलीवरी पहली बार जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी हम उसके मायके में करते हैं। तो मैं हर एक पति से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिलीवरी मायके में ही कीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते स्वाभिमान के से तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे डिलीवरी हो जाए और एक 5-7 दिन का सेटलमेंट हो जाए तो उसको उसके मायके भेज दीजिए। कम से कम 6 महीने रहने दीजिए। अपने बहन को भी 6 महीने रखिए अपने पास और अपने मिसेस को भी 6 महीने रखिए। और कभी कभी पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, कभी कभी फैमिली स्ट्रेस हो सकता है, पति पत्नी के झगड़े, सास बहू की झगड़े, ये सब कारण से अगर बच्चे माँ में स्ट्रेस आता है तो फिर बच्चे में इन्फेंटाइल कोलिक के प्रॉब्लम ज़्यादा दिखे जाते हैं। और आजकल एक नया प्रॉब्लम चालू हो चुका है। आजकल की मदर को लगता है कि उनका बच्चा पैदा हो तो सुपर हीरो पैदा हो, क्या क्या पढ़ाऊंगी, कैसा पढ़ाऊंगी, क्या क्या करना है, इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। और इस वजह से भी ओवर एम्बिशियस पेरेंटिंग वहाँ से शुरू हो जाती है। मेरा एक टॉपिक है ओवर एम्बिशियस पेरेंटिंग, आप डॉक्टर आशीष अग्रवाल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो हमें करना क्या है, तो सबसे पहले मदर की हेल्प करना है आपको। मदर्स और मैं यहाँ सभी दादा दादी और घर के सभी मेंबर को रीअश्योर करता हूँ, अगर आपके पीडियाट्रिशियन ने कहा है कि इन्फेंटाइल कोलिक है, गैस का प्रॉब्लम है, तो आप बेफिक्र रहिए। आपके बच्चे का फिजिकल ग्रोथ अच्छा होने वाला है, मेंटल ग्रोथ होने अच्छा होने वाला है। आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, अगर कोई भी इंसान बीमार होता है तो उसका वजन बढ़ेगा या कम होगा? डेफिनेटली कम होगा। अगर बच्चे का वजन बढ़ रहा है जैसा बढ़ना चाहिए, बच्चा आपको देख के पहचान रहा है, हंस रहा है, लेकिन साथ में रो रहा है, तो आप बेफिक्र रहिए। आपका बच्चा 2 हफ्ते से 4 महीने के बीच में अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। यू आर जस्ट हैव टू वेट एंड गिव द टाइम। जैसे मैंने और बहुत सारी चीज़ें बताई, उस चीज़ों पे आपको स्ट्रेस आउट करना है और उस हिसाब से आपको हैंडल करना है। मैं और बहुत सारी चीज़ें आपको आगे बताने वाला हूँ। और फैमिली स्ट्रेस होंगे तो उसको डेफिनेटली सॉल्व करना चाहिए। और फिर उसके मदर के कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है उसको डेफिनेटली सॉल्व कीजिए। जैसे जैसे मदर के फैमिली स्ट्रेस कम होगा तो बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, हमने अभी तक प्रिवेंटिव के बारे में बात की, अब ट्रीटमेंट के बारे में गए। तो ड्रग एज पर डॉक्टर चॉइस, कभी भी ड्रग्स मन से मत लीजिए, गूगल को बिल्कुल मत फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स के साइड इफेक्ट भी होते हैं और बहुत सारे ड्रग्स से प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर जो भी आप अपने गांव में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, आप अपने पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाइए और जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसको फॉलो कीजिए। इसके अलावा डूज एंड डोंट्स, जैसे मैं हर बीमारी में कहता हूँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसको आप फॉलो कीजिए ताकि आपके प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द सेटल हो सके। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, ब्रेस्ट फीडिंग इन सिटिंग पोजीशन, बर्पिंग आफ्टर द फीडिंग, हॉट फर्मेंटेशन, गर्म कपड़ा करना है, तवे पे कर सकते हैं आप या प्रेस से कर सकते हैं। और गर्म करने के बाद अपने हाथ पे लगा के देखिए कि ज़्यादा गर्म तो नहीं। और गर्म करने के बाद कपड़ा जब आपको लगता है कि ज़्यादा गर्म नहीं है तो आप उसके एम्बिलिकस के चारों ओर से उसके पेट को सेकिए। जब बच्चा खेलता है और दूध पिला के आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है तो उसके दोनों भी नी जॉइंट को स्ट्रेट करके नी जॉइंट को उसके पेट पे दबाना, ताकि उसके पेट के गैसेस नीचे से निकल सके। कभी कभी बच्चा खेल रहा है, मैं वापस से वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, बच्चा अगर खेल रहा है और सो नहीं रहा है तो उसको प्रोन पोजीशन मतलब पेट पे सुलाइए, इससे भी गैस निकलने में मदद होती है। ऑयल मसाज भी कर सकते हैं, आप तेल लेके उसके पेट पे मसाज कर सकते हैं या गर्म पानी से उसको वहाँ पे नहला भी सकते हैं। ये सब चीज़ों से उसको गैस कम होने में मदद होती है। एन आउंस ऑफ डू इज़ वर्थ पाउंड ऑफ क्योर, इसलिए सब चीज़ें कीजिए ताकि आपका बच्चे को अगर इन्फेंटाइल कोलिक का प्रॉब्लम होता है तो इसे सॉल्व होने में आपको काफ़ी मदद होगी। इसके अलावा क्या नहीं करना चाहिए, बच्चा जब ज़्यादा रोता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आपकी दादी, इवन मदर को भी ऐसा लग सकता है, पड़ोसियों को भी लग सकता है कि बच्चे को शायद दूध कम पड़ रहा है, क्योंकि बच्चा रोता है तो सबसे पहला सभी के मन में ये ख्याल आता है कि शायद बच्चे को दूध कम है। बच्चे को दूध कभी नहीं कम होता, ये बीमारी, ये प्रॉब्लम है, इतना ध्यान रखना है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी है। इसमें दूध कभी कम नहीं होता है। दूध कम होने उसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे बच्चा पेशाब कम करेगा,
बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। अगर बच्चा जैसे पहले यूरिन पास करता था उसी तरह से यूरिन पास कर रहा है और साथ में उसका वेट गेन हो रहा है, आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपके बच्चे का वेट गेन काफ़ी नॉर्मल है, तो आपके बच्चे को दूध कम नहीं है। वो कितना भी हो, आप ऊपर का दूध कभी नहीं चालू करेंगे, क्योंकि दूध के बहुत सारे बेनिफिट है। हमारे एक आधे टॉपिक ब्रेस्ट फीडिंग जब हम यूट्यूब पे डालेंगे तो आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा क्योंकि ज़्यादातर रात को रोता है तो पेरेंट्स को लगता है कि हमें नींद की दवा दीजिए, और बहुत सारे डॉक्टर्स भी शायद नींद की दवा देते हैं, जनरल डॉक्टर्स। तो आप उस दवा को मत लीजिए और नींद की दवा कभी मत दीजिए, क्योंकि नींद की दवा देने से बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। क्योंकि मैंने कहा ऑलरेडी आपसे कि बिनाइन कंडीशन है, इसलिए घड़ी घड़ी आप डॉक्टर के पास प्लीज़ मत जाइए, क्योंकि ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला है, इसको टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली इसको अवॉइड कीजिए। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी 2003 में, तो मैंने स्टार्टिंग में देखा था कि स्टार्टिंग में काफ़ी लोग हमारे विलेजेस से जो आते थे हमारे पास, तो वो एब्डोमेन पे का वैसा गरम गरम मार्क के ले जाते थे। अभी मैंने पिछले 5 साल से एक भी पेशेंट नहीं देखा हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि प्रॉब्लम शायद अब नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है या कोई आपको एडवाइस करता है कि उसको गर्म चिमटे से उसके पेट को सेकना चाहिए और वहाँ पे गर्म मार्क देना चाहिए, तो प्लीज़ मत कीजिए। मैं कहूँगा जो भी उसको सजेस्ट करता है तो उससे कहिए ठीक है, पहले आपके पेट पे देते, फिर हम हमारे बच्चे के पेट पे देंगे। कुछ डेंजर साइन भी होते हैं इन्फेंटाइल कोलिक में, जिस पर आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा कि वोमिटिंग नॉर्मल है, लेकिन वोमिटिंग ग्रीनिश है, रेड इन कलर, तो डेफिनेटली आप इमीडिएटली अपने पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि संडास नॉर्मल है, पीले दाने दाने संडास जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन कंटिन्यू ग्रीनिश संडास हो रही है या रेड कलर की संडास हो रही है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। कभी कभी जैसे मैंने कहा कि बच्चा 3 या 4 घंटे रोता है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं, हो सकता है ये भी नॉर्मल हो। स्टिल एक बार डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कीजिए। अगर आपका बच्चा दूध कम पी रहा है, पेशाब कम कर रहा है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, अगर ये सिम्टम्स है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और उसका अगर वेट नहीं गेन कर रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। इसके अलावा भी मेरे कुछ सीडीज़ है तैयारी जीत की। ये सीडी हम बच्चों स्टूडेंट्स के लिए बनाए जिनकी एज क्लास 8 या 9 के बाद से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक। इस सीडी में बच्चों को सक्सेस के मंत्र बताए गए। सक्सेस के मंत्र के टाइम पे साथ में ये भी बताया गया, जैसे बच्चों को कुछ काम टालने की आदत होती है, आजकल सोशल मीडिया का भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, बच्चे फियर ऑफ फेलियर होता है, बच्चों को इमीडिएट डिस्ट्रैक्शन आते हैं, जैसे कोई मैच आ गया या कोई सीरियल आ गया तो पढ़ाई छोड़ के या जो भी उनकी एक्टिविटी है जो उनका गोल है उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए और पढ़ाई किस तरीके से करना चाहिए, पढ़ाई के अलग अलग टेक्निक्स बताई गई। पढ़ाई करते वक्त जैसे एग्ज़ाम फियर होता है, बच्चे एग्ज़ाम पढ़ाई तो काफ़ी अच्छी करते हैं लेकिन एग्ज़ाम में मार्क्स कम लाते, एग्ज़ाम में स्ट्रेस में आते, ये सब चीज़ों को कैसा हैंडल करना चाहिए, इसको अब हमने सीडी बनाई तैयारी जीत की, या यूट्यूब चैनल डॉक्टर आशीष अग्रवाल, इस पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ बुक्स पब्लिश है, ये सब पेरेंट्स के लिए बुक्स है। हसत खेलत बाल विकास 2 से 6 साल के बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों की पढ़ाई के साथ ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा करना चाहिए बताया गया है। बाल संस्कार 6 से 13 साल के बच्चों के लिए, और चर्चा मम्मी पापा से, ये भी 6 से 13 साल के बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, लेकिन उनके एज के बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए। आप देखिए ये सब खरीदने के बजाय ये सब चीज़ें हमने हमारे फेसबुक अकाउंट पॉजिटिव पेरेंटिंग उसमें डाला है, आप उसको पढ़ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप ये नंबर को स्टोर कर लीजिए और इस पर एक रिक्वेस्ट भेजिए, प्लीज़ ज्वाइन मी, तो हम आपको ज्वाइन करेंगे। हफ्ते में 1 या 2 बार आप इस पर मैसेज देख सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन फेसबुक है, क्योंकि फेसबुक में पुराने जो मैसेजेस है, जो पुराने वीडियोज़ है, उसको आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल डॉक्टर आशीष अग्रवाल, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए या उसको कंटिन्यू देखते रहिए, जिससे आपको ये सब वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं उससे आपको फ़ायदा भी होगा। और मेरी वेबसाइट है drashishagarwal.in, इसको आप फॉलो कीजिए, इसमें हर प्रकार के ब्लॉग्स वीडियोस हमने डाले हैं। और मेरी एक सीडी जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स के लिए बनाई हमने, पार्ट 3 और पार्ट 4 ऑलरेडी मार्केट में है, या आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। पार्ट 3 6 से 13 साल के बच्चों के पेरेंट्स के लिए, और पार्ट 4 13 से 21 साल के बच्चों के पेरेंट्स के लिए। हमारा काउंसलिंग सेंटर है, काउंसलिंग सेंटर में पेरेंट्स की भी हम काउंसलिंग करते हैं, साथ में बच्चों की भी काउंसलिंग करते। अगर आप नांदेड़ में रहते या आसपास रहते तो आप हमारे हॉस्पिटल आ सकते, या फिर आप ऑनलाइन काउंसलिंग भी ले सकते। जैसे मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर बताया, उस पर आप रिक्वेस्ट भेजिए तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। और मैं यहाँ पे वापस से कहूँगा कि ये लेक्चर से आपको डेफिनेटली शायद फ़ायदा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, जिससे आपको आगे बच्चे की प्रॉब्लम में सॉल्व करने में मदद होती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए